हेलो एवरीवन, मैं रागिनी शर्मा एक बार फिर 10th क्लास के चैप्टर 3 के साथ द इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया, ये हमारा टॉपिक है। अब इस टॉपिक के अंदर जाने से पहले हम समझते हैं इंडेंचर्ड क्या होता है। इंडेंचर्ड टर्म का यूज हम अनुबंधित मजदूरी के लिए करते हैं। अब क्या है ये अनुबंधित मजदूरी या इंडेंचर्ड लेबर? तो इसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉयर है ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेता है और इस कॉन्ट्रैक्ट में ड्यूरेशन फिक्स होता है, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस भी फिक्स होते हैं। कई बार आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे विदेश में नौकरी पाएं, है ना। तो ये वो ही है, इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया जाता है और जिसमें लोग माइग्रेट करते हैं एक अच्छी उम्मीद के साथ कि उन्हें एक अच्छा वेजेस मिल जाएगा। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं इस चैप्टर की, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हो गया था तो माइग्रेशन ऑफ पीपल तो होना ही था। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि माइग्रेशन ऑफ पीपल होना ही था, लेकिन उस समय पर जो माइग्रेशन किया जाता था वो कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे किया जाता था। इसमें बता दिया जाता था कि ये काम है और आपको इतने समय के लिए वहां पर जाना है। अब दी गई इंफॉर्मेशन सही होती थी या गलत होती थी वो हम चैप्टर में जब गो थ्रू होंगे तो हमें पता चलेगा। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि ये जो माइग्रेशन था तो इसके दो इफेक्ट मिलेंगे आपको देखने को, एक डार्क इफेक्ट और एक वो इफेक्ट जिसमें वेलफेयर होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी। तो इस माइग्रेशन के टू साइड्स थे, तो आइए देखते हैं क्या है टॉपिक में। Indentured labor migration from India, it gives two side effects: great economic growth, poverty and misery. अब क्या है ग्रेट इकोनॉमिक ग्रोथ? ग्रेट इकोनॉमिक ग्रोथ वाली कंडीशन वो है जबकि इकोनॉमी ग्रो कर रही है ना, कंट्री को भी फायदा हो रहा है, जो वहां गया है उसे भी प्रॉफिट हो रहा है। ये दोनों मिलकर जो है क्या कर रहे हैं, मिलकर फायदा पहुंचा रहे हैं अपनी कंट्री को भी और अपने आप को भी। दूसरा इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा पॉवर्टी एंड मिजरी। अब पॉवर्टी और मिजरी कैसे होगा? ये तब होगा जबकि हमें कॉन्ट्रैक्टर सही इंफॉर्मेशन नहीं देगा जहां पर वो लेके जा रहा है। ठीक है, जहां पर वो वर्क के लिए लेकर जा रहा है वहां की कंडीशन परफेक्ट नहीं है जो बताई गई है। भाई अगर किसी को अपने घर में एक टाइम का खाना मिल रहा था तो वो वहां जाएगा ना जहां उसे टू टाइम मील मिले। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन हमें गलत दे दी जाए और वहां पर कंडीशन इससे भी ज्यादा वर्स्ट हो जाए कि आपको 2 दिन में एक बार खाना मिले, या जैसी कंडीशन आपको बताई गई है वो पूरी तरह से रॉन्ग होगा, तो वो किसकी तरफ ले जाएगा? वो पॉवर्टी की तरफ ले जाएगा। अच्छा, माइग्रेट कौन करेगा? माइग्रेट भी पुअर करेगा, या तो डिजायरेबल पर्सन करेगा या पुअर पर्सन करेगा। ठीक है, तो अब क्या है, thousands of the people migrated from India to China to work on plantation mines construction sites of the रेलवे। अच्छा, लोग कहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं? तो लोग इंडिया और चाइना से ही माइग्रेट कर रहे हैं। माइग्रेशन और जगह से भी होगा लेकिन इस हेडिंग में जो दिया गया है मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो मूवमेंट कहाँ से होगा? मूवमेंट होगा इंडिया और चाइना से होगा। क्यों होगा? पॉपुलेशन ज्यादा थी, है ना, और इन लोगों को रास्ता भी पता चल गया था। सिल्क रूट के थ्रू लोगों ने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था। तो इन laborers were hired under contract under which promise to return travel to India। अच्छा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता था इसमें एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन मेंशन किया जाता था कि आप 5 साल के लिए जा रहे हैं, 2 साल के लिए जा रहे हैं, 10 साल के लिए जा रहे हैं। तो प्रॉमिस होता था कि आप वहां जाएंगे, यानी ले जाने की जिम्मेदारी भी हमारी है और वापस लाने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमारी ही होगी। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारी चीजें पहले ही क्लियर कर दी जाती थी। false information was given by the contractor about the destination, mode of travel, about work and working condition। लेकिन कई बार क्या होता था, कई बार जो एम्प्लॉयर होता था या कॉन्ट्रैक्टर होता था उसे पता था कि अगर मैं ये बता दूंगा कि भाई 2 महीने का सी रूट वे है, वहां पर ऐसा एटमॉस्फेयर आपको नहीं मिलेगा, तो कौन जाएगा काम करने के लिए, है ना भाई। अगर हम किसी को कहीं से कहीं पर लेकर जाना चाहते हैं और मुझे पता है कि वहां पर लोग काम करने के लिए एग्री नहीं होंगे, तो मैं क्या फॉल्स ड्रीम ही तो दिखाऊंगी,
ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते थे, कंडीशंस अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते थे, वेजेस क्लियर नहीं करते थे, वे टू गो टू डेस्टिनी क्लियर नहीं करते थे। तो बहुत बार कॉन्ट्रैक्टर जो लेबर थी उसको फॉल्स इंफॉर्मेशन देने का काम करती थी। इज दैट क्लियर? तो अब ये जो इंडेंटर्ड लेबर है ये माइग्रेट कहां से कर रही है, इंडिया में कहां से माइग्रेट कर रही है? तो इंडिया में माइग्रेट वहां से करेगी जहां पे लोगों की या तो पॉपुलेशन ज्यादा हो या उनको बेटर लाइफ ना मिल रही हो, पॉवर्टी हो या और जियोग्राफिकल रीजन हो। तो ये जो माइग्रेशन था ये इंडिया के यूपी से था, बिहार से था, ड्राई स्टेट्स से था, सेंट्रल स्टेट से था। क्यों था भाई? यूपी बिहार में सबसे पहला रीजन तो यही है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, दूसरा फ्लड आता है। ठीक है, फ्लड एक बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि क्रॉप कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता था इतने बेटर तरीके से। अब ड्राई स्टेट से क्यों है? क्योंकि वहां पे पानी की कमी है। तो जहां पर लाइफ डिफिकल्ट थी वहां के ही लोगों ने माइग्रेट किया। अब इसके रीजन मैंने आपको बता दिए। ये आपका माइग्रेशन के रीजन में शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, तो आप याद रखिए कहां से माइग्रेशन हो रहा है। तो यूपी बिहार, ड्राई स्टेट्स ऑफ इंडिया, सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडिया। क्यों हो रहा है? पॉपुलेशन ज्यादा है, वहां पर सर्वाइवल की कंडीशन अच्छी नहीं है, एग्रीकल्चर पर बेस्ड स्टेट्स थी ये लोग, और क्या था कि ड्राई सेक्शन में क्या है, शॉर्टेज ऑफ वाटर है जिसकी वजह से पूरी तरह से एग्रीकल्चर को नहीं कर पा रहे। और एक रीजन क्या हो सकता है? रीजन ये हो सकता है कि रेवेन्यू बहुत ज्यादा ले रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट उस टाइम पे, तो जिसकी वजह से लोगों ने एग्रीकल्चर को छोड़ दिया था, है ना। तो ये रीजंस हैं जिनकी वजह से लोगों ने माइग्रेट किया। देखते हैं इंडेंटर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया, इसमें क्या है? इन इंडिया पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम यूपी बिहार, सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री, ड्राई डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द तमिलनाडु। ठीक है, ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। उसके बाद रीजन देखते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री डेक्लाइंड, कॉटेज इंडस्ट्री डेक्लाइन हो गई थी। क्यों हो गई थी ये अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे। लैंड रेंट रोज, जो लैंड का रेंट था यानी रिवेन्यू जो था वो बहुत ज्यादा कर दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। अच्छा, कॉटेज इंडस्ट्री डेक्लाइन का रीजन क्या था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया था ब्रिटेन में, तो वो क्या करते थे, वो अपनी मशीनरी के फाइन प्रोडक्ट को बेचना पसंद करते थे। तो इंडिया से जो कॉटन का कपड़ा जाता था उसको पूरी तरह से ब्रिटिशर्स और यूरोपियन कंट्री ने बैन कर दिया था, क्योंकि अगर इंडियन गुड्स वहां जाएंगे तो भाई उनके मटेरियल में इंटरेस्ट कौन दिखाएगा, है ना। तो इस वजह से कॉटेज इंडस्ट्री पूरी तरह से डेक्लाइन हो गई थी। अब ये रीजन हुए। अब उसके बाद जो इंडेंटर्ड लेबर वहां जा रही है उसके साथ क्या होता था, द मेन डेस्टिनेशन ऑफ इंडियन इंडेंटर्ड माइग्रेंट वॉज कैरेबियन आइलैंड्स। किस तरफ मूव कर रहे थे? तो बहुत सारी कंट्रीज के नाम एनसीईआरटी में मेंशन है, फिजी है, कैरेबियन आइलैंड्स जो था वो मैक्सिमम लोग इसी सेक्शन में माइग्रेट करके जाते थे। कैरेबियन आइलैंड में ही मैक्सिमम लोग माइग्रेट करके जाते थे। 19th century indentured has been described as a new system of slavery। अब यहां पर ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी क्यों बोला गया है। न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी इसलिए बोला गया है कि भाई यहाँ पर लोगों को काम के नाम पर ले जाया जाता था, माइग्रेट करके गए थे, रास्ता बहुत लंबा होता था, वो खुद नहीं आ सकते थे, पासपोर्ट उन्हीं लोगों के पास होते थे। तो यहाँ पर क्या है कि क्योंकि इंडेंटर्ड लेबर में होता क्या है कि पहले से ही टर्म एंड कंडीशन फिक्स्ड है कि आपको 5 साल मेरे साथ वर्क करना पड़ेगा, तो करना ही पड़ेगा, किसी भी कंडीशन में आप रहें आपको काम करना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में कुछ लोग ऐसे होते थे जो उस कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेते थे और कुछ लोग भाग निकलते थे। ये चीज आपको अभी कुछ दिनों पहले एक सलमान खान की मूवी आई थी कैटरीना कैफ के साथ, उसमें ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें भी यही दिखाया है, मूवी में भी यही दिखाया गया है कि किस तरह से लोगों को प्रॉब्लम होती थी। तो कुछ लोग तो एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, कुछ लोग एडजस्ट कर लेंगे और कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे। जो आर्ग्यू करेंगे वो भागेंगे, भागेंगे तो पकड़े जाएंगे, पकड़े जाएंगे तो पनिशमेंट दी जाएगी, है ना।
तो यही रीजन है कि बहुत सारे फेस्टिवल्स जो हम देखते हैं वो हमें ऐसे मिलेंगे, बहुत सारे फूड हमें ऐसे मिलेंगे जो हमारी कंट्री के नहीं हैं, जो कहीं और से आए हैं। तो उसका रीजन क्या है कि जब आप वहां के एटमॉस्फेयर के साथ तालमेल बिठा लेंगे तो उस कंडीशन में उनके कल्चर को, उनके फूड को एक्सेप्ट किया जाता है। और यही एक्सेप्टेंस माइग्रेशन ऑफ कल्चर या ट्रेवलिंग ऑफ कल्चर, ट्रेवलिंग ऑफ फूड, इन सब का रीजन बनता है। भाई आपको पता है कि मैं 5 साल के यहाँ काम करूंगा, ठीक है, अगर आप में इतना स्टेमिना है कि आप वहां से स्किप कर सकते हैं तो स्किप कीजिए, पकड़े गए वो आपकी किस्मत है, ठीक है। नहीं कर सकते तो उन लोगों के साथ तालमेल बिठाइए, एडजस्ट कीजिए, सब्र रखिए। तो वो ही था कि जिन लोगों ने वहां पर एडजस्ट किया, उन्होंने एक नए कल्चर को डेवलप किया, एक नए फेस्टिवल को डेवलप किया। कल्चर मूव कर जाएगा यहाँ से वहां और वहां से यहाँ। भाई अगर कैरेबियन सी की तरफ कोई गया है, कोई अदर कंट्री में गया है, तो वो क्या करेगा, अपने फेस्टिवल तो सेलिब्रेट करेगा ही करेगा, लेकिन वहां के फेस्टिवल में भी इन्वॉल्व होगा। तो इसी तरह ट्रेडिशन मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह पर, और इसी तरह फूड मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह पर। इज दैट क्लियर? वर्कर डिस्कवर्ड देयर ओन वे ऑफ सर्वाइविंग, मैनी ऑफ देम एस्केप्ड इनटू वाइल्ड। मैंने बता दिया कि उसमें क्या था कि कुछ लोग तो भाग जाते थे, है ना, कंडीशन से घबरा गए, और कुछ लोग भाग गए। भागने के बाद क्या है, पकड़े जाएंगे, पनिशमेंट मिलेगी, है ना। Other developed new form of individual and collective self-expression, blending different culture form of and new। इसमें यानी क्या, कुछ लोगों ने क्या करा, वहां पर मिक्सअप हो गए और वहां के कल्चर से ब्लेंड, यहाँ पे दे रखा ना ब्लेंडिंग डिफरेंट कल्चर्स। तो ब्लेंडिंग डिफरेंट कल्चर क्या है, अपने कल्चर को भी मिक्स किया, उनके कल्चर को भी एक्सेप्ट किया। वो क्या करते थे, सेलिब्रेशन सब करते थे, जो उनका फेस्टिवल है उसमें भी सभी लोग पार्टिसिपेट करने लगे, ठीक। तो जैसे ये बुक में आपको दे रखा है, एक तो हौजे दे रखा है, रास्ता फेरिनिज्म दे रखा है और चटनी म्यूजिक दे रखा है। हौजे क्या है, मुस्लिम कम्युनिटी का सेलिब्रेशन है, लेकिन होता क्या था कि वहां पर जितने भी लोग थे वो कैरेबियन जितने भी लोग थे और जो लोग माइग्रेट करके गए थे, दोनों ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया और हौजे को सेलिब्रेट किया, ठीक है। ऐसे ही हमारा ये है चटनी म्यूजिक। आप जानते हैं चटनी म्यूजिक क्या है, चटनी म्यूजिक भाई वो वाला म्यूजिक है जैसे जिसमें कैरेबियन म्यूजिक को प्लस इंडियन म्यूजिक को, इंडियन म्यूजिक में स्पेशली भोजपुरी म्यूजिक को ऐड कर लिया। अभी होता क्या है, इसमें एक स्टोरी बता दी जाएगी। जैसे आप देखें नौटंकी क्या होती है, नौटंकी में होता क्या है कि एक कहानी सुनाई जाती है, एक सॉन्ग रचा जाता है ना। तो बिल्कुल चटनी म्यूजिक में कैरेबियन म्यूजिक को ऐड कर दिया गया और इंडिया के भोजपुरी म्यूजिक को ऐड कर दिया गया, दैट इज चटनी म्यूजिक। और अब जो बॉलीवुड में रैप जो हमें देखने को मिलता है, गाने के बीच में जो रैप आ जाता है, वो चटनी म्यूजिक ही है ना, वो चटनी म्यूजिक की ही एक फॉर्म है। तो हमें ये चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन हुआ क्या कि अच्छा, इसमें क्या हुआ कि कुछ लोगों के कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाते थे, वो इंडिया जाते थे, कल्चर को कैरी करके लाते थे वहां के, है ना, और कुछ लोग क्या था वहीं रह जाते थे। ये जो कई पीढ़ियां लोगों की विदेश में जाके बस गई, है ना, तो ये वो हैं जिनके एंसेस्टर, जिनके फॉरी फादर्स माइग्रेट करके वहां पर एज अ इंडेंटर्ड लेबरर की फॉर्म में गए थे, या ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्हें अपने साथ खुद अपनी डिजायर के हिसाब से ले गई, अपने काम के हिसाब से ले गई। ये वो लोग थे जो परमानेंटली वहीं शिफ्ट हो गए। जैसे वेस्ट इंडीज की टीम में प्लेयर्स हैं जिनके नाम इंडियन ऑरिजिन के या ये कहें एशियन ऑरिजिन के मिलते हैं। तो रीजन यही है कि वो लोग कभी माइग्रेट होके गए थे और उन्होंने वापस आना बेहतर नहीं समझा, ठीक है। इसके बाद हुआ क्या, इस सबके बावजूद बुरी कंडीशंस को फेस करके जो कुछ इंडियन लीडर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, 1900 में प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, और 1921 तक आते आते
इंडिया में इंडेंटर्ड लेबर पूरी तरह से बैन कर दिया गया। इन 1900 India's nationalist leader began opposing the system. It was abolished in 1921. ये ईयर आप ध्यान रखिएगा, 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है। तो ये था इंडेंटर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। गो थ्रू योर चैप्टर, गो थ्रू दिस टॉपिक, रीड करो, वीडियो देखो, फिर एक बार रीड करो। ठीक है, एक बार आपको बुक में से टॉपिक को रीड करना है, वीडियो देखना है, फिर दोबारा से रीड करना है। इससे आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। नहीं होता दोबारा देखो, फिर भी नहीं होता, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। अच्छा, अभी मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी नोट्स के लिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको बोर्ड के स्क्रीनशॉट्स चाहिए, है ना? बोर्ड के स्क्रीनशॉट्स दे दूं, आप कॉपी कर लें, या फिर टाइप्ड फॉर्म में चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं उसी हिसाब से आपको नोट्स अरेंज करवा दूंगी। तो चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड। भाई, हमने इससे पहले देखा कि लेबर माइग्रेशन हो ही रहा था, यानी कि इंडियंस या अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड लोग माइग्रेट कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह पर अपने लाइवहुड की अर्निंग के लिए। लेकिन जब माइग्रेशन भाई गरीब लोगों का हुआ, तो उनका भी तो होगा जो ट्रेड करना चाहेंगे। अब यहाँ पर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडियन ट्रेडर्स ने भी मूव किया। इंडियन ट्रेडर्स ने मूव किया एक जगह से दूसरी जगह पर। इसमें जो हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स थे, इनका रोल बहुत शानदार था। इन्होंने जो है क्या कहते हैं, जो बिजिएस्ट पोर्ट थे ना पूरे वर्ल्ड के, उन पर होल्ड कर लिया था। ये क्या करते थे, ये वहाँ की जो लोकल चीजें थी उन्हें तो बेचते ही बेचते थे, बाकी दूसरी जगह की चीजों को ले जाकर भी सेल आउट करते थे। ये वो लोग थे जिन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को डेवलप करने में बहुत हेल्प की। इंडिया का जो वर्ल्ड में रोल हुआ, मैक्सिमम जो रोल प्ले किया इंडियन ने, वो इन्हीं के थ्रू किया, ट्रेडर्स के थ्रू किया। ठीक है, अगर हम इसमें देखते हैं तो हमें जो सबसे फेमस लोग दिखाई देते हैं, शिकारीपुरी श्रॉफ और नट्टुकोटी। शिकारीपुरी श्रॉफ और नट्टुकोटी 2 इंडियन ऐसे ट्रेडर्स थे, केवल 2 ही नहीं थे, बहुत सारे थे, लेकिन फेमस यही दोनों हैं। क्या किया इन लोगों ने? इन लोगों ने ट्रेडिंग को में इंडिया का एक रोल प्ले किया, जिसने वर्ल्ड की इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प की। तो आइए चलिए देखते हैं। They were amongst the many groups of the banker and the trader who financed export agriculture in Central and Southeast Asia using their own fund those borrowed from European। यानी ट्रेडिंग को स्टेबल करने के लिए, ट्रेडिंग को डेवलप करने के लिए इन्होंने अपने फंड्स को तो यूज किया ही किया, और यूरोपियन बैंक से लोन लेकर भी ट्रेडिंग को फ्लोरिश करने का काम किया। They had a sophisticated system to transfer money over large distance, even developed indigenous form of the corporate organization। Sophisticated system, एक complicated system। इनके पास मनी ट्रांसफर का एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था। आगे पढ़ेंगे, जैसे आगे आएगा चैप्टर में, तब देखते हैं इसे। तो सॉफिस्टिकेटेड सिस्टम का मतलब क्या हो गया? कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम जिसमें ये मनी ट्रांसफर करते थे, कहां से? एक जगह से दूसरी जगह पर। इसमें जब आप देखेंगे ना कि चाइना से ओपियम, इंडिया से ओपियम जाएगा, यानी अफीम जाएगा इंडिया से चाइना में, तो ये आपको समझ में आएगा कि सॉफिस्टिकेटेड सिस्टम था क्या। ठीक है, इंडियन ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर ऑल्सो फॉलोड यूरोपियन कॉलोनीज इनटू अफ्रीका। यानी कहने का मतलब ये है कि इन्होंने ट्रेडिंग केवल उसी जगह पर नहीं की जहां पर ये थे, इन्होंने यूरोपियंस को फॉलो किया, और फॉलो करते करते ये अफ्रीका भी पहुंच गए, है ना। यानी कि अब जो इंडियंस थे वो ट्रेड के लिए भी जाने जाने लगे, जिन्हें भारतीय व्यापारी किया कहा गया। लोग इंतजार करते थे, क्योंकि इनके पास अपनी कंट्री के प्रोडक्ट्स के साथ साथ
अदर कंट्रीज के प्रोडक्ट भी होते थे, ठीक है। दे established flourishing emporia at the busy ports worldwide selling local and imported things, है ना, लोकल एंड इम्पोर्टल थिंग, यानी ये लोकल चीजें तो बेचते ही बेचते थे और इम्पोर्टेड चीजें भी बेचते थे। दे डेवलप्ड सेफ एंड कंफर्टेबल पैसेंजर वेसल्स, यानी कि इन्होंने जो रास्ते थे, है ना, रास्ते कितने लंबे थे, 3 मंथ की ट्रेवलिंग करनी पड़ती थी, तो इन लोगों ने एक सेफ पैसेज को ढूंढा, है ना, क्योंकि देखो जो आया और इसलिए आया कि मुझे ट्रेड करना और वापस चले जाना है, वो केवल अपने आने का साधन ढूंढेगा और जाने का साधन ढूंढेगा, उसके बाद वो नहीं चाहेगा कि लोग उसे फॉलो करें, क्योंकि ये ट्रेडर्स थे, इन्हें जगह जगह पर जाना था। तो इन लोगों ने क्या करा, रास्ते में लॉजेस बनवा दी थी, है ना, कि इन फ्यूचर भी उन रास्तों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो इस तरह से जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स थे, एंटरप्रेन्योर्स का मीनिंग समझ में आ गया, यानी साहसी। अगर हम इकोनॉमिक्स की फॉर्म में देखें या अकाउंट्स की फॉर्म में देखें तो इसका मतलब होता है उद्यमी, है ना, उद्यमी यानी व्यापार करने वाला, यानी ट्रेडर्स, बिजनेसमैन। लेकिन एंटरप्रेन्योर्स क्यों कहा गया, एंटरप्रेन्योर का मतलब भाई यहाँ पे ट्रेडर भी तो हो सकती थी हेडिंग, एंटरप्रेन्योर कहा क्यों कहा गया, तो इसका मतलब होता है साहसी, जो साहस दिखाए, है ना, जो साहस दिखाए काम करने का। अब जब हम साहस दिखाते हैं तो भाई लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, तो इसीलिए एंटरप्रेन्योर्स कहा गया, क्योंकि इन्होंने अपनी मनी को तो यूज किया ही किया, यूरोपियंस से लोन लेकर भी फंड भी कलेक्ट किया और उसका भी यूज किया, इसलिए इनके लिए जो टर्म यूज की जाती है दैट इज एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इंडियन ट्रेडर्स, कॉलोनियलिज्म एंड ग्लोबल सिस्टम, यानी इंडियन ट्रेडर, इंडियन ट्रेडर्स की बात करेंगे, कॉलोनियलिज्म की बात करेंगे और ग्लोबल सिस्टम की बात करेंगे। अच्छा, इससे पहले हमने देखा कि जो इंडियन ट्रेडर्स थे उन्होंने भी अपने आप को स्टेबल कर लिया था यूरोप और अदर कंट्रीज में, ठीक है। अब इस चीज से कहीं ना कहीं क्या होगा, वो कंट्रीज जो फ्लोरिस्ड हो रही थी या हो गई थी, वो कहीं ना कहीं डर गई थी इंडियन ट्रेडर्स से, इंडिया के प्रोडक्ट से, और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। जो इंडिया का प्रोडक्ट था वो हैंडमेड था, हैंडलूम था, जिसकी वजह से उसकी डिमांड बहुत अच्छी थी, है ना। इंडिया मैक्सिमम किसका ट्रेड करता था, फूड प्रोडक्ट का करता था, दूसरे कॉटन का, है ना, कॉटन फाइबर का, कॉटन टेक्सटाइल का ट्रेडिंग किया जाता था इंडिया में। तो इंडियन कॉटन की क्या क्वालिटी थी, इंडियन कॉटन जो है अपने शाइन के लिए और अपनी लाइफ के लिए, यानी ड्यूरेशन ऑफ क्लॉथ, कितने लंबे समय तक आपका कपड़ा चलेगा, इसके लिए जाना जाता था। तो जो ब्रिटेन के इंडस्ट्रीज थे उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि वो इंडियन कॉटन पे रोक लगाते। तो रोक लगाने का तरीका क्या होगा, टैक्सेशन, है ना, टैक्सेशन कर दिया गया, हाई टैक्स ड्यूटीज लगा दिए गए, जिसकी वजह से जो इंडियन कॉटन टेक्सटाइल था बिल्कुल डेक्लाइन पे आ गया। जो कभी 30% का रोल प्ले करता था अब वो 3% पर आ गया, है ना, 1870 तक आते आते वो 3% पे आ गया। और हुआ क्या कि इससे कहीं ना कहीं इंडियन कॉटेज इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन कौन सा सिस्टम चलता था उस समय, चलता था मल्टी लेयर सेटलमेंट सिस्टम। उसमें क्या होता था, उसमें ये होता था कि हम एक चीज की कमी कर रहे हैं और वहां से हमें दूसरी चीजें चाहिए, तो हम दूसरी चीजों का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट बढ़ा देते हैं, टारगेट पूरा किया जाएगा। तो अब उन्होंने क्या करा, इंडिया से रॉ मटेरियल को परचेज करना शुरू किया। इंडियन इंडस्ट्रीज तो का प्रोडक्शन तो डेक्लाइन हो गया, लेकिन इंडियन रॉ मटेरियल की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई। रॉ मटेरियल में क्या आता था, इंडिगो अपनी शाइन के लिए जाना जाता था, रॉ कॉटन अपनी फाइबर क्वालिटी के लिए जाना चाहता था, और तीसरा था हमारा ओपियम, ओपियम यानी अफीम। इनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब जब इनकी डिमांड बढ़ गई तो इन चीजों का एक्सपोर्ट होने लगा, ठीक है। इन ब्रिटेन British cotton manufacture began to expand and
इंडस्ट्रीज प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू रिस्ट्रिक्ट कॉटन इंपोर्ट एंड प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज। यानी वहां के जो लोकल लोग रहने वाले थे, लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट थे ब्रिटेन के, उन्होंने गवर्नमेंट से कहा कि आप जो है कॉटन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दीजिए, इंडियन कॉटन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दीजिए। टैरिफ्स वर इम्पोज्ड ऑन कॉटन इंपोर्ट इन ब्रिटेन। अब क्या था कि अगर आपको ब्रिटेन में कॉटन या कॉटन के प्रोडक्ट को बेचना है तो उसको कम करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा, टैरिफ्स लगा दिए, हैवी ड्यूटीज ऑफ टैक्स लगा दिए। ठीक है। ब्रिटिश ऑल्सो टुक होल्ड इन इंटरनेशनल मार्केट। अब ब्रिटेन में बना के ब्रिटेन में ही नहीं बेच रहा था, ब्रिटेन उसे बाहर भी बेच रहा था। तो होगा क्या कि इंटरनेशनल वर्ल्ड में जो इंडियन इंडस्ट्री का होल्ड था वहां पर भी डिक्लाइन हो गया। तो ब्रिटिश ऑल्सो टुक होल्ड इन इंटरनेशनल मार्केट। नेक्स्ट है शेयर ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल डिक्रीज कंटिन्यूसली फ्रॉम 30% टू 3% टिल 1817। यानी कि शेयर ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल डिक्रीज हो गया, कितने से, 30% से 3% हो गया। बट एक्सपोर्ट ऑफ न्यू कॉटन रॉ कॉटन रोज फ्रॉम 5% टू 35%। लेकिन क्या हुआ, जो रॉ कॉटन था, कच्चा कॉटन था, उसकी डिमांड अब मार्केट में बढ़ गई। जो कभी केवल 5% हुआ करता था वो अब 35% हो गया। लेकिन इससे इंडियन इकोनॉमी को लॉस हुआ था। क्यों? क्योंकि जिस कॉस्ट पर वो हमसे लेते थे उससे कई गुना ज्यादा कॉस्ट पर वो हमें देते थे। ठीक है। तो इंडिगो एंड ओपियम वॉज अनदर इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। ब्रिटेन ग्रू ओपियम इन इंडिया एंड सेल टू चाइना। देखो यहाँ पे लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटेन क्या करता था, इंडिया के अंदर ओपियम का कल्टीवेशन करवाता था और उसे चाइना को बेच देता था। क्यों? तो ओपियम के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ओपियम जो है टर्किश कंट्री से आया था 6th और 7th सेंचुरी में चाइना में। चाइना के लोगों को इसकी ऐसी लत पड़ गई कि वहां पर इतना ज्यादा ओपियम का डिमांड बढ़ गया कि ब्रिटिशर्स को ये बहुत अच्छा ट्रेड दिखाई दिया। जैसे उन्होंने इंडियंस को चाय का हैबिट डाला, वैसे ही वहां पर कुछ तो उन लोगों ने खुद ही इसको एक्सेप्ट किया और कुछ जो है ब्रिटेन ने इसमें रोल प्ले किया। यहाँ तक कि आप ये मान के चलिए 1400 टन ओपियम की सप्लाई इंडिया करता था। कहाँ पर? चाइना में। ठीक है। अब क्या था कि जो चाइना के किंग थे उन्होंने इसको पूरी तरह से बैन कर दिया था, लेकिन इलीगल तरीके से ये फिर भी बेचा जा रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी इसको डायरेक्ट वहां नहीं बेच सकती थी, तो उसने क्या करा था, ये जो इंडिया के इंटरप्रीनर्स थे यानी ट्रेडर्स थे, इनसे समझौता कर लिया था। समझौते के तहत ये लोग क्या करते थे, वहां पर ओपियम को दे देते थे, बदले में जो सोना चांदी इन्हें मिलता था वो कहाँ जाता था, वो जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर। क्योंकि यहाँ पर जो इंडिया के अंदर ओपियम का कल्टीवेशन किया जा रहा था अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट किया जा रहा था, इसलिए उससे इंडिया को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, बल्कि कहीं ना कहीं ओपियम का बिजनेस इंडिया में फल फूल गया। लेकिन जब बैटल ऑफ ओपियम हुआ यानी अफीम युद्ध हुआ ब्रिटेन और चाइना के बीच में, तो उस कंडीशन में इंडिया ने भी इसको सफर किया। यानी कहीं ना कहीं एक बार फिर ओपियम बैटल ने इंडिया की इकोनॉमी को, इंडिया के क्रॉपिंग सिस्टम को इफेक्ट किया। इज दैट क्लियर? क्या ओवर द 19th सेंचुरी ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर फ्लडेड द इंडियन मार्केट। यानी 19th सेंचुरी तक आते आते ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर जो थे वो इंडिया में रॉ मटेरियल के लिए होल्ड करने लगे। फूड ग्रेन्स एंड रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। मैंने आपको बताया था क्या करता है, फूड ग्रेन करता है और रॉ मटेरियल करता है, तो फूड को और रॉ मटेरियल को ये लोग लेके जाने लगे, है ना। ब्रिटेन हैड अ ट्रेड सरप्लस। ट्रेड सरप्लस यहाँ पे ध्यान रखने लायक है। विद इंडिया ब्रिटेन यूज्ड दिस सरप्लस टू बैलेंस इट्स ट्रेड डिफेक्ट्स विद अदर कंट्रीज। यहाँ पर इसने क्या करा, कुल मिलाकर ओवर एक्सप्लॉइटेशन करा इंडियन के जो फार्मर्स थे उनका, उसने ट्रेड सरप्लस की तरह इंडिया को यूज किया। यानी कि और कंट्रीज के साथ जो ट्रेड करना था वहां पर जो अपनी कमियां थी उनको पूरा करने के लिए उसने क्या करा, इंडिया का यूज किया
इंडिया के रॉ मटेरियल को यूज किया या इंडिया को एक डमी मॉडल की तरह यूज किया, उसने इस तरह से अपने ट्रेड को बैलेंस किया। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको अभी दिया था ओपियम का। ओपियम वो क्यों देता था चाइना का, वो उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि चाइना का जो हैंडमेड प्रोडक्ट होता है चीनी मिट्टी का, उसकी डिमांड, चाइना के सिल्क की डिमांड, चाइना की चाय की डिमांड यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा थी, और उसको परचेज करने के लिए उसे चाइना को बहुत अच्छे अमाउंट में क्या पैसा देना पड़ता था, सोना चांदी देना पड़ता था। तो उससे बचने के लिए उसने जब वहां देखा कि ये लोग ओपियम के आदी हैं, हैबिट में है इनके नशा करना, तो उसने क्या करा, इंडिया में ओपियम का कल्टीवेशन कराया, चाइना को उसे बेच दिया, बदले में चाइना से अब सोना चांदी भी लिया, प्लस अपनी रिक्वायरमेंट की चीजों को भी ले लिया। तो इसमें फायदा किसका हुआ, ब्रिटेन का, दूसरे चाइना का, दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। लॉस किसका हुआ, इंडिया का, है ना। तो इसीलिए ट्रेड सरप्लस बन गया था ब्रिटेन के लिए इंडिया। इंडियन ऑल्सो प्ले also help to pay home charge of Britain. It includes private remittance home by British officials and trade interest payment on Indian external debt and British official in India. यानी जो इंडियंस थे वो ब्रिटेन का जो कर्जा था उसको पूरा करने में भी उनकी हेल्प कर रहे थे। जो लोग यहाँ रह रहे थे, ब्रिटेन के ऑफिसर्स जो रह रहे थे, उनकी फैमिली का खर्चा, जो बाहर थे यानी जो ब्रिटेन में थे, उनकी फैमिली के एक्सपेंसेस के लिए पैसा भी इंडिया से जा रहा था। जो ऑफिसर्स इंडिया में थे ब्रिटेन के और रिटायर हो गए थे, उनकी पेंशन का भार भी इंडिया पर ही था। तो यानी जो इंडिया में नहीं था उसका पेमेंट भी इंडिया ही कर रहा था, जो इंडिया से चला गया उसका पेमेंट भी इंडिया से कर रहा था। कुल मिला के ओवर एक्सप्लॉयटेशन किया गया इंडियन ट्रेड का। ठीक है, तो चैप्टर बहुत लेंदी है, इसका एक पार्ट आपको अभी और मिलेगा। उम्मीद करती हूँ ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ में भी आए होंगे। नहीं समझ में आए, कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज करके बताएं। वीडियो को देखें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें, और आपकी शेयरिंग, आपके व्यूज़, आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरी मोटिवेशन है। आई होप आप मुझे मोटिवेट करते रहेंगे और मैं आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करती रहूँगी। यहाँ पर भी हम ट्रेड सरप्लस की तरह काम करेंगे, लेकिन ना तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन आप मेरा करेंगे ना मैं आपका करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।